दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे धारा 320 सीआरपी से और इसी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल में दिए गए एक लीडिंग जजमेंट के बारे में। शुरू करने से पहले मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा, धन्यवाद करूँगा जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और कर रहे हैं, और उन लोगों से फिर से एक बार विनय आग्रह करूँगा जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक देखें, पसंद आए तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको कहा, धारा 320 दंड प्रक्रिया संहिता 1973, जिसमें बताया गया है कि कंपाउंडेबल ऑफेंसेस कौन कौन से हैं, कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के बारे में बताया गया है। कंपाउंडेबल ऑफेंस की एक लिस्ट दी गई है। इन ऑफेंसेस में अगर कोई मामला न्यायालय के समक्ष आता है तो आप समझौता कर सकते हैं, कंपाउंड किए जा सकते हैं। ये भी बताया गया है कि किसके द्वारा कंपाउंड किए जा सकते हैं। इसके अलावा जितने भी मामले बचते हैं वो नॉन कंपाउंडेबल हैं, और नॉन कंपाउंडेबल को आप कंपाउंड नहीं कर सकते, उनका शमन नहीं किया जा सकता। कंपाउंडेबल में बता देना यहाँ पर जरूरी होगा कि यहाँ भी दो कैटेगरी बनाई गई हैं। एक वो जिनमें न्यायालय की अनुमति लेना जरूरी है समझौते से पहले, दूसरा वो जिसमें न्यायालय की अनुमति लेना जरूरी नहीं है। किन वाद में, किन मामलों में न्यायालय की अनुमति लेना जरूरी है? ऐसे मामले बेसिकली ब्रॉडली अगर देखा जाए, मोटे तौर पर ऐसे मामले जो कि पब्लिक पर, सोसाइटी पर इम्पैक्ट डालते हैं, या जहां हेनियस क्राइम है, या जहां मुलजिम का कोई पुराना रिकॉर्ड है, या आगे भी उससे ये महसूस होता है कि आगे भी वो अपराध कारित कर सकता है, ऐसे मामलों में न्यायालय की परमिशन लेना जरूरी होता है। तो क्लियर है पहले से ही कि कंपाउंडेबल ऑफेंसेस को ही आप कंपाउंड कर सकते हैं, जहां नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है उसको आप कंपाउंड नहीं कर सकते। लेकिन हाल ही में अभी 28 सितंबर को हुई सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, जिसमें स्वयं चीफ जस्टिस एन वी रामन्ना और जज सूर्यकांत ने ये जजमेंट प्रोनाउंस किया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस को भी कंपाउंड किया जा सकता है। जी हाँ, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस को भी कंपाउंड किया जा सकता है, इवन दो कि अगर वहां कन्विक्शन हो चुका है उसके बाद भी उसमें समझौता हो सकता है, उसको कंपाउंड किया जा सकता है। लेकिन उसकी कुछ शरायत होंगी, कुछ शर्त होंगी कि किन स्थितियों में और कौन से ऑफेंसेस को हम कंपाउंड कर सकते हैं। तो पहली तो एक बात जो नई निकल कर आई यहां पर कि नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस को भी कंपाउंड किया जा सकता है। जी हां, यहां जिस लेटेस्ट जजमेंट की हम बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दो क्रिमिनल अपील आई। क्रिमिनल अपील नंबर 1489 ऑफ 2012 राम गोपाल बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। दूसरी अपील 1488 2012 कृष्णप्पा नदर्स बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटका। अभी मैं आपको 1489 2012 का थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूं। सन 2000 थाना अंबा, डिस्ट्रिक्ट मोरना में एक एफआईआर लॉन्च होती है, जिसमें कंप्लेनेंट अपीलांट के विरुद्ध और उसके कुछ साथियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराता है, जिसकी शिकायत पर आईपीसी की धारा 294, 323, 326 और सेक्शन 34 इंडियन पेनल कोड 1860 के तहत मुकदमा दर्ज होता है। मजिस्ट्रेट के यहाँ ट्रायल होता है, वहां से इनको सजा सुनाई जाती है, जिस सजा के विरुद्ध ये सेशन कोर्ट जाते हैं, और इसी सेशन कोर्ट के ट्रायल के दौरान दोनों पक्षकारान के मध्य फैसला हो जाता है। सेशन जज ने समझौतेनामे के आधार पर मुलजिमान को धारा 294, 323 से तो एक्विट कर दिया, लेकिन 326 से एक्विटल करने से इनकार कर दिया, क्योंकि ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस था। जाहिर है इस आदेश के खिलाफ अपीलांट हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने अपनी इनहेरेंट पावर 482 के तहत इस को डिसाइड करना था, लेकिन हाई कोर्ट ने भी चूंकि देखा कि एक नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, इसलिए वहां भी इनको रिलीफ नहीं मिला, तब ये प्रेजेंट अपील सामने आई। दूसरे जिसकी हम बात कर रहे हैं, कृष्णप्पा बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटका। यहां भी दोनों पक्षों के बीच आपस को विवाद था। फॉरेस्ट ऑफिसर से अपीलांट की शिकायत की गई, जिससे नाराज होकर अपीलांट और उसके कुछ साथियों ने गांव के ही
दूसरे पक्ष के लोगों पर हमला बोल दिया। 28 जून 1995 का ये वाकया है और तब कंप्लेनेंट की शिकायत पर सेक्शन 143, 144, 147, 148, 342, 324 और 326 रीड विद सेक्शन 149 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। यहां भी अपीलांट हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट से इनको रिलीफ नहीं मिलता है। उनके लर्नेड काउंसिल का प्ली थी कि चूंकि हाई कोर्ट की ये इनहेरेंट पावर है, 482 एफआईआर क्वेश कर सकते हैं, चूंकि पक्षकारान के मध्य फैसला हो चुका है, समझौता हो चुका है। लेकिन हाई कोर्ट ने भी ये कहकर इस प्ली को रिजेक्ट किया कि चूंकि मामला नॉन कंपाउंडेबल है, इसलिए हम इसमें समझौता नहीं कर सकते, इसको कंपाउंड नहीं किया जा सकता। तब ये प्रेजेंट अपील सुप्रीम कोर्ट के सामने आती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, जिसका जैसे कि मैंने बताया, इसमें चीफ जस्टिस एन वी रामन्ना स्वयं इस बेंच को हेड कर रहे थे और भी दूसरे पुराने अपने कोर्ट के जजमेंट का हवाला दिया। यह हालांकि पहला जजमेंट नहीं है, जिसमें से एक ज्ञान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। और सुप्रीम कोर्ट इस पॉइंट पर पहुंचता है, इस निर्णय पर पहुंचता है कि भले ही नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, तब भी वो कंपाउंड किया जा सकता है और वह तब भी कंपाउंड किया जा सकता है जबकि मुलजिमान को सजा हो गई है, उनकी अपील डिसमिस हो गई है। ऐसी स्थिति में भी कंपाउंड किया जा सकता है, शमन किया जा सकता है, भले ही वो गैर शमनीय अपराध है। लेकिन उसमें कुछ कंडीशन सुप्रीम कोर्ट ने बताई कि उनको देखना होगा कि हम जिन नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस को कंपाउंड कर रहे हैं, उसमें देख लेना चाहिए कि वो अपराध इस प्रकृति के ना हो कि जिनका सोसाइटी एट लार्ज पर उनका कोई प्रभाव पड़ता है, उनके द्वारा कारित किए गए अपराध का पब्लिक पर सीधे सीधा असर ना पड़ता हो, हीनियस क्राइम ना हो, जैसे कि मर्डर, डकैती और रेप। इसको अभी भी इन्होंने कंपाउंड करने से मना किया, इस कैटेगरी से बाहर रखा। ज्ञान सिंह सुप्रा वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने दो बातें बताई कि आपको देखना यह है कि जब हम किसी केस को कंपाउंड कर रहे हैं आर्टिकल 142 में अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए, नंबर एक, हमें देखना है कि टू सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस एंड टू प्रिवेंट एब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ एनी कोर्ट, कि हमें जस्टिस को भी सिक्योर करना है और जो आपकी लोअर कोर्ट्स हैं उनकी भी प्रोसीडिंग पर निगेटिव प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हीनियस एंड सीरियस ऑफेंसेस ऑफ मेंटल डेप्रिविटी और ऑफेंसेस लाइक मर्डर, रेप, डकैती एटसेट्रा कैन नॉट बी फिटिंगली क्वेश्ड इवन दो द विक्टिम और विक्टिम्स फैमिली एंड द ऑफेंडर हैव सेटल्ड द डिस्प्यूट। देखिए, जब दो पक्षों के बीच कोई विवाद हुआ, झगड़ा हुआ, उन्होंने एफआईआर लॉन्च कराई एक पक्ष ने, उसके बाद दोनों ही पक्ष आपसी सहमति से मान जाते हैं, तो ठीक है, समझौता हो गया, मामला निमट जाना चाहिए। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर कोर्ट का रुख बिल्कुल स्पष्ट है, सीआरपीसी भी स्पष्ट करती है कि जहां पर इस तरह के हीनियस क्राइम है, वहां पर दोनों पक्षों के बीच में समझौता होने के बाद भी अगर वो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है और सीरियस हीनियस क्राइम है जिसका सोसाइटी पर कोई नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, उसको कंपाउंड नहीं किया जा सकता। इसी तरह से 3 जजेस की बेंच जिसमें भी उन्होंने इसी तरह का केस सामने आया था, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस लक्ष्मी नारायण एंड अदर्स में, वहां भी कोर्ट का यही व्यू था कि इस तरह के केसेस जहां पर डकैती है, मर्डर है या कोई करप्शन का मामला है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत कोई मामला है, इसको आप कंपाउंड नहीं कर सकते। हालांकि हाई कोर्ट की शक्तियां हैं, हाई कोर्ट को इनहेरेंट पावर दी गई है 482 में, लेकिन तब भी नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस को कंपाउंड करते समय या कंपाउंडेबल ऑफेंसेस को भी कंपाउंड करते समय ये देखना होगा कि उस केस का नेचर क्या है और सोसाइटी पर उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। बहरहाल अभी 1489/2012 की हम बात कर रहे हैं। इसमें चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि 326 नॉन कंपाउंडेबल है, लेकिन चूंकि पक्षकारान के मध्य समझौता हुआ है और समझौता फाइल पर दाखिल किया गया है और इस वाद का सोसाइटी पर कोई गंभीर प्रभाव
पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, हीनियस नेचर का क्राइम नहीं है, इसलिए इसको कंपाउंड किया जा सकता है, हालांकि यहाँ मुलजिम को सजा हो चुकी थी। वहीं जहां हमने दूसरी क्रिमिनल अपील का जिक्र किया 1488-2012 का स्टेट ऑफ कर्नाटका वाला, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने वहां भी उसको एडमिट किया कि नॉन कंपाउंडेबल होते हुए भी हम इसको कंपाउंड कर सकते हैं, लेकिन वहां पर एक स्थिति सामने जो आई वो ये थी कि पक्षकारान के मध्य जो समझौता हुआ वो समझौता पत्रावली पर दाखिल नहीं किया गया। तो वहां सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए कि आप 3 महीने के अंदर उस समझौतानामे को सीजेएम के यहाँ दाखिल करें, सीजेएम उसको अटेस्ट करके हमें आगे भेजें। अगर 3 महीने के अंदर ये समझौता नहीं आता है तो हम इसको, इस जजमेंट को आपके विरुद्ध नल एंड वॉइड माना जाएगा, आपके काम का नहीं होगा। बहरहाल 482 सीआरपीसी में हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर है कि वो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस को भी कंपाउंड कर सकता है, लेकिन साथ ही उसने ये भी कहा है इसी जजमेंट में, ये भी रेस्ट्रिक्शन लगाई है, ये पावर ट्रायल कोर्ट की नहीं है। कुल मिलाकर है कि ये नया जजमेंट है, हमने जैसे बताया बिल्कुल पहला भी नहीं है, पहले भी इस तरह के जजमेंट आ चुके हैं। अब आपके सामने स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। अभी तक हम ये मान के जैसे चलते हैं कि सिर्फ कंपाउंडेबल ऑफेंसेज ही कंपाउंड किए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेज भी कंपाउंड किए जा सकते हैं, बशर्ते कि जो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें व्यवस्था दी गई है उन व्यवस्था को पूरा करता हो, फुलफिल करता हो। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में 4 बातें बताई हैं इस लेटेस्ट जजमेंट में। नंबर 1, आपको क्या देखना है, नेचर एंड इफेक्ट ऑफ द ऑफेंस ऑन द कॉन्शियसनेस ऑफ द सोसाइटी, नंबर 1। नंबर 2, seriousness of the injury if any. Number 3, voluntary nature of compromise between the accused and the victim. कंप्रोमाइज का वॉलेंटरी नेचर होना चाहिए, यानी कि कंप्रोमाइज किसी जोर दबाव या किसी प्रभाव के तहत नहीं किया जाना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो सबसे ज्यादा जिस पर फोकस किया जाना चाहिए, कंडक्ट ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन प्रीरियर टू एंड आफ्टर द अकरेंस ऑफ द परपेट्रेटेड ऑफेंस एंड और अदर रेलिवेंट कंसीडरेशन। बात सही है, जो एक्यूज्ड व्यक्ति है उसका अपराध से पहले क्या व्यवहार था और अपराध के बाद उसका क्या व्यवहार है, इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो नॉन कंपाउंडेबल होते हुए भी सेक्शन 320 सीआरपीसी में जो एक लिस्ट दी गई है कंपाउंडेबल की, उसके बाहर के जो अपराध हैं जिनमें कहा जाता है कि उसमें शमन नहीं किया जा सकता, कंपाउंड नहीं हो सकते, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस होते हुए भी उनका शमन किया जा सकता है, उनको कंपाउंड किया जा सकता है, बशर्ते के 4 शर्तें पूरी होती हों। और ये कंपाउंड हाई कोर्ट द्वारा या सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जा सकता है। हाई कोर्ट आ जाते हैं 482 में, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है आर्टिकल 142 के तहत, और वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस को भी कंपाउंड कर सकता है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को पसंद आया हो तो इसको प्लीज़ लाइक करें और आगे अपने साथियों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।